नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। इस मुल्क की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जो आदर्श किताबों में हैं वो दिलों पर राज नहीं करते, और जो दिलों में राज करते हैं वो किताबों में नहीं मिलते। और अगर गाए बगाए मिल भी जाएं तो संदेह के धुंध में बरसों से गुम हाशिए पे मिलेंगे। उन्हीं गुम आदर्शों में एक वो जो दिलों में आज भी और न जाने आने वाले कब तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करते हैं, वह हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें बौनी और कमजोर मानसिकता ने हमेशा हाशिए पर रखा, क्योंकि उनका कद किसी पद का मोहताज नहीं होता। ये उन्होंने बताया भी और साबित भी किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था और इस दौरान कांग्रेस के ढूलमुल रवैयों से परेशान होकर नेताजी को लगा यह अवसर बार बार नहीं आने वाला, इसका फायदा उठाना ही होगा। उनके वैसे भी दूसरे कार्यकाल में पट्टाभी सीतारमैया को 200 वोट से हराने के बाद भी कांग्रेस उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रही थी, और कांग्रेस में रहते तो उनकी ये योजना सिरे नहीं चढ़ पाती। इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और एक नई पार्टी बनाई जहां किसी का भी दखल नहीं। ये उनकी सोची समझी एक रणनीति थी जिसका अंदाजा इस मुल्क में किसी को तो नहीं था, लेकिन यह कदम अंग्रेजों के कान खड़े करने के लिए काफी था। 2 जुलाई 1940 को एक देशद्रोह के मामले में अंग्रेजों ने सुभाष जी को कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में बंद कर रखा था। वहां नेताजी ने 29 नवंबर 1940 को भूख हड़ताल कर दी और एक सप्ताह के बाद 5 दिसंबर को गवर्नर जॉन हर्बर्ट ने एक एम्बुलेंस से उन्हें उनके घर भिजवा दिया, ताकि सरकार पर यह आरोप न लगे कि नेताजी की मौत जेल में हुई। और बोस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए इसमें एक अवसर देखा। उनका मानना था कि देश के भीतर की कार्रवाई बिना किसी कार्रवाई के साथ सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। फिर वह 16 जनवरी 1941 की रात को कलकत्ता में अपने घर में नज़रबंदी के दौरान अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की मदद से कार से बिहार के गोमो रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां उन्हें फ्रंटियर मेल में बिठाया गया। वहां से नेताजी बर्लिन पहुंचने से पहले दिल्ली, पेशावर, काबुल, समरकंद और मॉस्को तक गुप्त तरीके से पहुंच गए। लेकिन जर्मन की राजधानी बर्लिन पहुंचना बोस की मंजिल नहीं थी। वे भारत के करीब होना चाहते थे ताकि उनकी सेना अंग्रेजों को हरा सके। इसी बीच उनकी नजरबंदी के दौरान भागने की खबर से परेशान चर्चिल की सरकार ने 1941 में बोस की हत्या का आदेश दिया, क्योंकि ब्रिटेनी सरकार को पता चल गया कि नेताजी दुश्मन देशों की मदद लेकर ब्रितानी हुकूमत को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तो खुफिया अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए गए कि उन्हें मार डाला जाए। 7 मार्च 1941 तुर्की में तैनात ब्रिटिश इंटेलिजेंस के 2 विशेष संचालन अधिकारियों एसओई को लंदन में प्रधानमंत्री कार्यालय से आधिकारिक संचार तंत्र से संदेश प्राप्त हुआ। आधिकारिक आदेश पढ़ने के बाद दोनों एसओई ने अपने मुख्यालय से संपर्क किया ताकि यह पुष्टि हो सके कि यह संचार केवल एक प्रतिज्ञान प्राप्त करने के लिए सच है। एक कारण था कि ब्रिटिश खुफिया अधिकारी आदेश की प्रामाणिकता की पुष्टि करना चाहते थे। यह उन दुर्लभ आदेशों में से एक था जिसे हम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कह सकते हैं, जहां किसी खुफिया अधिकारी को एक राजनेता की हत्या करने का आदेश दिया गया हो। यह आदेश भारतीय राजनेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खोजने और मारने का था। इस दौरान तब तक जापान ने रास्ते में ब्रिटिश उपनिवेशों को जीतते हुए भारत की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। फरवरी 1942 में सिंगापुर जापान के कब्जे में आ गया था और उसी दौरान रासबिहारी बोस ने टोक्यो में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। मूलतः यह विचार कैप्टन मोहन सिंह का था, पर अंजाम रासबिहारी बोस ने दिया। इस फौज को बनाने का मुख्य मकसद द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना। उन जापानियों से लड़ने के लिए भारत की तरफ से ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शौकत अली मलिक, बहावलपुर इन्फेंट्री की ब्रिटिश भारतीय सेना में
नायब सूबेदार के पद पर थे, जो उस लड़ाई में अपनी टुकड़ी के साथ सिंगापुर गए। वह उन सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने जापान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कर्नल मलिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महान समर्थक थे। उन्होंने शुरू से ही भारतीय राष्ट्रीय सेना में जिम्मेदारियां निभाई। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नेताओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया, जो जून 1942 में बैंकॉक में आयोजित किया गया था। वे 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह द्वारा गठित इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो गए। कप्तान मोहन सिंह द्वारा भंग किए जाने पर भी उन्होंने उसका समर्थन किया। बाद में उन्हें 15 फरवरी 1943 को भारतीय राष्ट्रीय सेना के पुनर्गठन के बाद खुफिया समूह का कमांडर नियुक्त किया गया। आप सोच रहे होंगे कि मैं कर्नल शौकत अली मलिक का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या की साजिशों में इनका बलिदान सबसे पहले लिया गया। वह अपने सक्षम नेतृत्व के कारण इंटेलिजेंस सर्विस के मास्टरमाइंड के रूप में प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उस युद्ध में जापान जर्मनी के साथ था और हिटलर की मदद से इस योजना को अंजाम दिया गया, क्योंकि हिटलर का मदद करना अपने इस्तेमाल के लिए था, क्योंकि एक्सेस सेना में इटली और जापान के अलावा कोई और भी नहीं था और भारत उस वक्त अंग्रेजों के कब्जे में था। स्वाभाविक सी बात है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और जब पूरी बातें तस्कीद हो गई तो हिटलर की मदद से बोस ने 8 फरवरी 1943 को जर्मन पनडुब्बी U-180 पर सवार होकर साउथ ईस्ट एशिया के लिए पूरी यात्रा की तैयारी की। जब उन्हें बताया गया कि वह केवल एक व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकते हैं, तो उन्होंने अपने विश्वसनीय कॉमरेड आबिद हसन को चुना। पनडुब्बी अफ्रीकी महाद्वीप के आसपास चले गए और हिंद महासागर में प्रवेश कर गई। इस समय तक जापानी ने अपनी खुद की पनडुब्बी I-29 को यात्रा के सेकंड फेज के लिए भेज दिया था। मेडागास्कर के तट से दूर बोस और हसन जर्मन पनडुब्बी से नीचे उतरते हैं। समुद्र के खारे पानी में एक दरार पर वो सवारी करते हैं लाइफ बोट की मदद से और जापानी पनडुब्बी में सवार हो जाते हैं और एक आश्चर्यजनक सैन्य उपलब्धि पूरी हो चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के उद्देश्यों में यात्रियों के एकमात्र पनडुब्बी से पनडुब्बी हस्तांतरण पानी में जहां दुश्मन हवा और सैनिक शक्ति में बेहतर था, यह यात्रा जोखिम से भरी हुई थी। बोस के जर्मनी छोड़ने के 3 महीने बाद 6 मई 1943 को सबंग इंडोनेशिया में बंदरगाह में I-29 डॉक किया गया। इस अविश्वसनीय यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी पहचान 3 अलग अलग नामों जियाउद्दीन अफगानी, मजोटा इतालवी और मात्सुडा जापानी के तहत छिपा दी। 4 जुलाई 1943 को 46 वर्ष की आयु में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष बने, जिसे 9 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। नेताजी ने अपनी सेना का मुख्यालय माइरोंग बना दिया, क्योंकि मणिपुर और इम्फॉल की लड़ाई आज़ाद हिंद के लिए काफ़ी निर्णायक थी और इसी माइरोंग में शौकत अली की बहादुर ग्रुप की टुकड़ी ने खूनी पहाड़ी में अदम्य साहस दिखाते हुए ब्रिटिश सेना से लड़ाई की और अपने सक्षम नेतृत्व के कारण कर्नल शौकत अली इंटेलिजेंस सर्विस के मास्टरमाइंड के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनकी इनपुट लेने की काबिलियत गजब की थी। जब सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का आह्वान किया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, तो मलिक सीधे सिंगापुर से बर्मा के युद्ध में पहुंच गए। जापानी सेना की मदद से मलिक के सैनिकों ने ब्रिटिश सेना पर पहली जीत हासिल की। आज़ाद हिंद फौज द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में दिखाए गए वीरता के लिए नेताजी ने शौकत अली मलिक को सरदार जंग से सम्मानित किया था। मलिक, जिन्होंने अपनी सैनिकों को दुश्मन ताकतों में प्रवेश करने के लिए सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, ने 18 अप्रैल 1944 को मणिपुर के मोइरांग में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस प्रकार कर्नल शौकत अली मलिक ने जन्मभूमि पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले पहले भारतीय अधिकारी के रूप में इतिहास रच दिया। नेताजी के कॉल पर शौकत अली दिल्ली की ओर कूच करते हैं। उनका अभूतपूर्व स्वागत रास्ते में कलकत्ता में होता है, पर जासूस अंग्रेजों के कलकत्ता में मौजूद थे।
कलकत्ता से निकलने के तुरंत बाद शौकत अली कहाँ बीच में गायब हो जाते हैं, जिसकी शिनाख्त आज तक नहीं हो सकी। शायद ब्रिटिश का हाथ था या भीतराघात। थ्योरी अब यहां से बदलती है, क्योंकि मायरोंग में अदम्य शौर्य और साहस अंग्रेजों के लिए बुरे सपने से कम नहीं था और फिर आजाद हिंद फौज का रुतबा बढ़ता ही जा रहा था। शौकत अली के रहस्यमय तरीके से गायब होना नेताजी को भी परेशान कर गया। बहरहाल नेताजी ने आजाद हिंद फौज का हेडक्वार्टर मायरोंग, जो लगातार बारिश के कारण और रसद आपूर्ति प्रभावित होने के कारण और संचार तंत्र में बाधा के वजह से बाधित हो रहा था, और इसी का फायदा उठाया ब्रिटिश सेना ने। ब्रिटिश सेना धीरे धीरे हावी होती गई। जापानी तथा आजाद हिंद सेना का पीछे हटना पड़ा। जापान की सेना के दूसरे मोर्चे पर लगातार हार ने भी मनोबल तोड़ दिया और आहिस्ते आहिस्ते मित्र राष्ट्रों का शिकंजा जापान पर कसता जाता है। 15 अगस्त 1945 को जापान के द्वारा आत्मसमर्पण के ठीक 3 दिन बाद 18 अगस्त 1945 नेताजी सिंगापुर से बैंकॉक होते हुए साइगोन पहुंचे। वहां से आगे जाने के लिए एक भी जापानी विमान उपलब्ध नहीं था। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें एक जापानी बमबर्षक विमान में जगह मिली। हवाई अड्डे पर छोड़ने आए अपने साथियों से उन्होंने हाथ मिलाकर जय हिंद कहा और तेजी से कुछ सीढ़ियां चढ़कर विमान में बैठ गए। उनके एडीसी कर्नल हबीबुर रहमान ने भी सबको जय हिंद कहा और उनके पीछे पीछे विमान पर चढ़ गए। उस विमान में क्रू समेत 14 लोग सफ़र कर रहे थे। पायलट के ठीक पीछे नेताजी बैठे हुए थे। उनके सामने पेट्रोल के बड़े बड़े जैरिकन रखे हुए थे। नेताजी के पीछे हबीब बैठे हुए थे। विमान में घुसते ही जापानियों ने नेताजी को सह पायलट की सीट देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने उसे विनम्रतापूर्वक मना कर दिया था। वजह यह थी कि नेताजी जैसे बड़े कदकाठी वाले शख्स के लिए वो सीट काफ़ी छोटी थी। पायलट और लेफ्टिनेंट जनरल शीदे के अलावा सभी लोग विमान की जमीन पर बैठे हुए थे। नेताजी को एक छोटा सा कुशन दिया गया था ताकि उनकी पीठ को आराम मिल सके। इन सभी लोगों के पास कोई सीट बेल्ट नहीं थी। उस बमवर्षक विमान के भीतर बहुत ठंड थी। उस जमाने में युद्धक विमानों में एयर कंडीशनिंग नहीं होती थी और हर 1000 मीटर ऊपर जाने पर विमान के अंदर का तापमान 6 डिग्री गिर जाता था। इसीलिए 4000 फीट की ऊंचाई पर तापमान धरती के तापमान से कम 24 डिग्री कम हो गया था। उड़ान के दौरान उन्होंने रहमान से अपनी ऊनी जैकेट मांगकर पहन ली। दोपहर 2:35 पर बमवर्षक ने ताइपे से आगे के लिए उड़ान भरी। विमान बहुत ऊपर नहीं गया था और अभी एयरफील्ड सीमा के अंदर ही था कि विमान के सामने के हिस्से से धमाके की आवाज सुनाई दी। बाद में पता चला कि विमान का एक प्रोपेलर टूटकर नीचे गिर गया था। जैसे ही विमान नीचे गिरा उसके अगले और पिछले हिस्से में आग लग गई। विमान के गिरते ही नेताजी से कर्नल हबीबुर रहमान ने कहा, नेताजी आगे से निकलिए, पीछे से रास्ता नहीं है। आगे के रास्ते में आग लगी हुई थी। नेताजी आग से ही गुजर कर निकले, लेकिन उनका कोट सामने रखे जैरिकन के पेट्रोल से सरोबार हो चुका था। रहमान की जुबानी ही सुन लीजिए। जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि नेताजी उनसे 10 मीटर की दूरी पर खड़े थे और उनकी निगाह पश्चिम की तरफ थी। उनके कपड़ों में आग लगी हुई थी। मैं उनकी तरफ दौड़ा। मैंने बहुत मुश्किल से उनकी बुशर्ट बेल्ट निकाली। फिर मैंने उन्हें जमीन पर लेटा दिया। मैंने देखा उनके सिर के बाएं हिस्से पर 4 इंच लंबा गहरा घाव था। मैंने रुमाल लगाकर उसमें से निकल रहे खून को रोकने की कोशिश की। तभी नेताजी ने मुझसे पूछा, आपको ज़्यादा तो नहीं लगी? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा, मैं शायद बच नहीं पाऊँगा। मैंने कहा, अल्लाह आपको बचा लेगा। बोस बोले, नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। जब आप मुल्क वापस जाएं तो लोगों को बताना मैंने आखिरी दम तक मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। वो जंगे आज़ादी को जारी रखे। हिंदुस्तान जरूर आज़ाद होगा। 10 मिनट के अंदर बचाव दल हवाई अड्डे पर पहुंच गया। उनके पास कोई एम्बुलेंस नहीं थी, इसलिए बोस और बाकी घायल लोगों को एक सैनिक ट्रक में लेटाकर ताइहोकू सैनिक अस्पताल पहुंचाया गया। नेताजी के सबसे पहले देखने वाला में वहां तैनात डॉक्टर तानेयाशी योशिमी थे। उन्होंने 1946 में हांगकांग की एक जेल में उनसे पूछताछ करने वाले ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन अल्फ्रेड टर्नर को बताया था।
शुरू में सारे मरीजों को एक बड़े कमरे में रखा गया, लेकिन बाद में बोस और रहमान को दूसरे कमरे में ले जाया गया, क्योंकि दुर्घटना के शिकार जापानी सैनिक दर्द में चिल्ला रहे थे और शोर मचा रहे थे। बोस को बहुत प्यास लग रही थी, वो बार बार जापानी में पानी मांग रहे थे, मीजू मीजू। मैंने नर्स से उन्हें पानी देने के लिए कहा। डॉक्टर याशमी सुभाष बोस के अंतिम क्षणों का वर्णन करते हुए आगे बताते हैं कि 3 बजे एक भारी शख्स को ट्रेनिक ट्रक से उतारकर स्ट्रेचर पर लिटाया गया। उसका माथा, सीना, पीठ, गुप्तांग, हाथ और पैर सब बुरी तरह से जले हुए थे, यहाँ तक कि उनका दिल तक जल गया था। उनकी आंखें बुरी तरह से सूजी हुई थी। वो देख तो सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी आंख खोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उन्हें तेज बुखार था, 102.2 डिग्री। उनकी नाड़ी की गति थी 120 प्रति मिनट। उनके दिल को आराम पहुंचाने के लिए मैंने वीटा कैम्फोर के 4 और डिजिटामाइन के 2 इंजेक्शन लगाए। फिर मैंने उनको ड्रिप से 1500 सीसी रिंजर सॉल्यूशन भी चढ़ाया। इसके अलावा संक्रमण को रोकने के लिए मैंने उन्हें सल्फोनामाइड का इंजेक्शन भी लगाया, लेकिन मुझे पता था इसके बावजूद बोस बहुत अधिक समय तक जीवित रहने वाले नहीं हैं। यहाँ पर एक और डॉक्टर योशियो इशी भी मौजूद थे। उन्होंने भी सुभाष बोस की हालत का विस्तृत विवरण खींचा। उन्हीं की जबानी। 2 घायल लोग 2 पलंगों पर लेटे हुए थे। वो इतने लंबे थे कि उनके पांव पलंग से बाहर लटक रहे थे। एक नर्स ने मुझे बुलाकर, डॉक्टर, ये भारत के चंद्र बोस है, खून चढ़ाने के लिए मुझे इनकी नस नहीं मिल रही, उसे ढूंढने में मेरी मदद करिए। मैंने जब खून चढ़ाने के लिए सुई उनकी नस में घुसाई तो उनका कुछ खून वापस सुई में आ गया। वो गाढ़े रंग का था। जब मौत नज़दीक होती है तो खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और खून का रंग बदलने लगता है। एक चीज ने लेकिन मुझे उनकी बहुत प्रभावित किया कि दूसरे कमरे में इस दुर्घटना में घायल जापानी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जबकि सुभाष बोस के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मुझे मालूम था कि उन्हें कितनी तकलीफ हो रही थी। और 18 अगस्त 1945 को रात के करीब 9 बजे सुभाष चंद्र बोस जी ने अंतिम सांस ली। विमान उपलब्ध न होने के कारण उनके पार्थिव शरीर को न तो सिंगापुर ले जाया जा सका और न ही टोक्यो। 4 दिन बाद 22 अगस्त को ताइपे में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। उस समय पर वहां पर कर्नल हबीबुर रहमान, मेजर नागातोमो और सुभाष चंद्र बोस के दुभाषी जुड़ची नाकामुरा मौजूद थे। जब सत्य को झुटलाने के लिए स्वांग रचे जाते हैं ताकि जनमानस के भड़कने और उन्माद में कुछ कर न बैठें, इसीलिए गुमनामी बाबा, फिर ताशकंद की शास्त्री जी के साथ खींची गई वो तस्वीर, फिर नेहरू जी के अंतिम दर्शन की वो तस्वीर को क्वाइन करना जरूरी हो जाता है। कहीं न कहीं ये सब पटकथा में लिखे हुए सीन थे, क्योंकि समाधान जब ना हो तो टालने में भी अलग आनंद है। क्यों, सच है ना? ये साजिश के तहत की गई हत्या थी, चाहे इसे कोई भी नाम दे दो, लेकिन इसकी पटकथा तो भारत में 1939 की शुरुआत में ड्राफ्ट की जा चुकी थी। जो ब्रिटिश के साथ है उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो उनकी विचारधारा के खिलाफ हुआ वो फिर किताबों में भी नहीं मिल पाया। शायद यही वजह है किताबों में सबसे ज़्यादा वही मिला जो उनके मुताबिक रहा, पर जनमानस के दिलों में रहा वो किताबों का कभी मोहताज भी नहीं रहा। नमस्कार।